हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वाई सी टी एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाई सी टी की रिवीजन सीरीज़ जो है यहाँ पर जीके जीएस की हम लोग कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास का ये आपकी 5वीं क्लास आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। और आज कल हमने अकबर के बारे में, मुगल शासक के बारे में शुरुआत की है। और कल हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके पुत्र जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, जहांगीर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास को। ये क्लास आप लोगों के लिए जितने भी जीके जीएस का सेगमेंट है, आपका किसी भी कोई भी एग्जाम हो वहाँ से 70 से 80% की गारंटी है। आप इस क्लास से जुड़कर अपने जीके जीएस के 70 से 80% के सेगमेंट को कवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जुड़े रहिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो और लोगों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए शुरुआत करेंगे जहांगीर से। जी हाँ, जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम सलीम था। जी हाँ, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। माता पिता की बात करें तो माता इनकी जो है हरखाबाई थी और पिता जो है इनके अकबर थे। जी हाँ, माता हरखाबाई और पिता अकबर थे। पत्नी की बात करें तो इनकी मानबाई, जगत गोसाई, मेहरुन्निसा। जी हाँ, नूरजहां जिनका नाम था, यही सबसे ज़्यादा फेमस है। और पुत्र की बात करें तो इसका खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। ये इसके 4 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। ये किसके पुत्र थे? जहांगीर के। आत्मकथा की बात करें तो तुजुक ये जहांगीरी। जी हाँ, इसकी जो आत्मकथा थी तुजुक ये जहांगीरी थी। मकबरा जो इसका शाहदरा में बनाया गया। जी हाँ, शाहदरा में। दरबार में आने वाले विदेशी जो थे हॉकिंस, सर थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलसॉट। जी हाँ, फ्रांसिस्को पेलसॉट जो है जहांगीर के दरबार में आने वाले ये प्रमुख जो विदेशी यात्री थे, इसमें हॉकिंस हो गया था, सर थॉमस रो हो गया, फ्रांसिस्को पेलसॉट। ये तीन यात्री जो जहांगीर के दरबार में आए थे। दो अस्पा और सी अस्पा का प्रथा चलाया था इसने। जी हाँ, दो अस्पा और सी अस्पा का प्रथा किसने चलाई थी? जहांगीर ने। जहांगीर का शासनकाल जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जी हाँ, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि जहांगीर का जो शासन है, जहांगीर के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम चलेंगे अगला देखेंगे शाहजहाँ के बारे में। जी हाँ, शाहजहाँ के बारे में देखेंगे। और यह जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जहांगीर का पुत्र था। जी हाँ, जिसके खुर्रम नाम था इसका वास्तविक नाम। अगला अब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो शाहजहाँ के जो शासनकाल है 1628 से लेकर 1657 ईस्वी तक था। इसका वास्तविक नाम की बात करें तो खुर्रम था। माता पिता जो है, इसकी माता जो है जगत गोसाई थी और जहांगीर इसका पिता था। पत्नी की बात करें तो अर्जुमंद बेगम बानो थी, जो कि मुमताज़ महल के नाम से फेमस थी। और पुत्र की बात करें तो दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सूजा। इसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सूजा। मृत्यु की बात करें तो जनवरी 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1638 में राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। और दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है इसी ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर नामक शीर्षक से किया था। और शासनकाल जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को। तो यहाँ हमने देख लिया कि चित्रकला का जो स्वर्णकाल है जहांगीर के शासनकाल को, और स्थापत्य कला के जो स्वर्णकाल है ये हमारे शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। और इसकी कब्र जो है आगरा के ताजमहल में है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ये ताजमहल जो है ये मुमताज़ अर्जुमंद बेगम बानो की याद में बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि और इसने जो है 1638 में आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, आगरा से दिल्ली को। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे उत्तराधिकार युद्ध के बारे में देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर कुछ उत्तराधिकार युद्ध हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम यहाँ उत्तराधिकार युद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कि उत्तराधिकार का युद्ध है। जी हाँ, ये जो उत्तराधिकार का युद्ध बहादुरपुर का युद्ध जो है 24 फरवरी 1658 को हुआ। जी हाँ, 24 फरवरी 1658 को हुआ। शाह सूजा और शाही सेना के मध्य। इसमें शाही सेना विजयी हुई। अगला देखेंगे धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को हुआ। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह व कासिम खां की शाही सेना के साथ हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। तो यहाँ हमने देखा कि बहादुरपुर का युद्ध जो है कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 को।
शाह शुजा और शाही सेना के बीच, जिसमें शाही सेना विजयी हुई। और धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को हुआ, जिसमें औरंगजेब, मुराद बख्श की संयुक्त सेना जसवंत सिंह और कासिम खान शाही के साथ हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। अगला देखेंगे सामूगढ़ का युद्ध जो है, जी हाँ, ये सामूगढ़ का युद्ध हुआ था यहाँ पर करना 29 मई 1650 को। यह औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के साथ हुआ था, जिसमें दारा शिकोह भी था, और इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। जी हाँ, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1650 को, 29 मई 1650 को। तो ये सब उत्तराधिकार के युद्ध था जो आपस में इनके द्वारा लड़े गए। तो आप देखिए बहादुरपुर का युद्ध 16 फरवरी 1658 में, 24 फरवरी 1658 में, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में, और सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1650 में। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 युद्ध और हैं। खजवा का युद्ध जो है 5 जनवरी 1659 में, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच, में भी औरंगजेब विजयी हुआ। और देवराई का युद्ध जो है 12 से 14 अप्रैल 1659 में, इसमें दारा शिकोह औरंगजेब ने, इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ। तो जितने भी उत्तराधिकार के युद्ध हुए औरंगजेब के साथ हुए, उसमें सब में औरंगजेब की विजय हुई थी। औरंगजेब के बारे में थोड़ा देखेंगे तो औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1607 तक इसने शासन किया। इसके माता का नाम मुमताज़ महल तथा पिता का नाम शाहजहाँ था। पत्नी की बात करें तो दिलरास बानो बेगम, जो कि रबिया उद दौरानी के नाम से जानी जाती थी। पुत्र की बात करें तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम कामबख्श इसके पुत्र थे। राज्याभिषेक की बात करें तो पहली बार 31 जुलाई 1658 में आगरा में करवाया तथा दूसरी बार 15 जून 1659 में दिल्ली में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो 2 शासक, मराठा शासक में हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा था, इन्होंने भी 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। यहाँ पर औरंगजेब भी पहला मुगल शासक था जो 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, एक 31 जुलाई 1658 में आगरा में, और दूसरा 15 जून 1659 में दिल्ली में। इसे आप लोग याद रखेंगे। मृत्यु की बात करें तो फरवरी 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मकबरा इसका जो है औरंगाबाद में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये औरंगजेब से संबंधित कुछ जानकारी थी, हमने देखा। अब हम चलेंगे मुगल व्यवस्था की बात करेंगे। जी हाँ, मुगल शासन व्यवस्था की बात करेंगे। तो मुगल शासन व्यवस्था में जो है साम्राज्य का विभाजन जो है सूबा या प्रांत में, सरकार जो है जिला, परगना जो है महाल, मौजा या दीहा जो है ग्राम। तो यहाँ हमने देख लिया कि ग्राम, मौजा या दीहा, महाल को परगना, जिला को सरकार, प्रांत या सूबा, तो इस तरह में विभाजित था। तो समाज का विभाजन प्रमुख अधिकारी की बात करें तो सूबा प्रांत में प्रमुख अधिकारी सूबेदार या नाजिम होता था। सरकार और जिला में आपका फौजदार होता था। परगना महाल में सिकदार होता था। मौजा, दीहा या ग्राम में आपका खुद मुकद्दम या चौधरी होता था। तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रमुख जो मुगल शासन व्यवस्था थी वहाँ के प्रमुख अधिकारी और जो कहा जाता था उनके बारे में हमने देखा। तो सूबे में आपका सूबेदार या नाजिम होता था, जिले में आपका फौजदार होता था, परगना या महाल में आपका सिकदार होता था, मौजा, दीहा, ग्राम में खुद मुकद्दम या चौधरी होता था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा लागू की गई थी। मनसब जात और सवार में विभाजित होते थे। मनसब जो है जात या सवार में विभाजित होते थे। मनसबदारों की श्रेणियों की बात करें तो मनसबदार 100 से लेकर 500 जात तक के मनसब होते थे। जी हाँ, जो मनसबदार होते थे या 100 से लेकर 500 जात तक के मनसब होते थे। अमीर की श्रेणी में जो आते थे 500 से लेकर 250 जात तक के मनसब कहलाते थे अमीर। और अमीर उम्दा जो होते थे 2500 से अधिक जात के जो मनसबदार होते थे उन्हें अमीर उम्दा कहा जाता था। तो हमने देख लिया 2500 ऊपर वाले जो हैं अमीर उम्दा, और अमीर जो है 500 से लेकर 2500 तक, और मनसबदार जो है 10 से लेकर 500 तक कहलाते थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसे किसने लागू किया गया था? अकबर ने लागू किया था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखेंगे मुगल काल में भूमि का विभाजन जो है 3 प्रकार से। खालसा भूमि जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में होता था। जागीर जो सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। सरयुगल मदद या मास जो विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों के अनुदान में दी जाने वाली भूमि थी, उसे सरयुगल कहा जाता था। तो यहाँ हमने देख लिया कि मुगल काल में जो भूमि का विभाजन 3 प्रकार से। खालसा होता था जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में होता था। एक जागीर होती थी जो सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। और तीसरा था सरयुगल या मदद ए माश जो कि विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। जी हाँ, तो हमने देख लिया कि मुगल काल की भूमि विभाजन जो 3 प्रकार से, खालसा, जागीर और सरयुगल। सरयुगल जो है विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी, वो ज़मीन होती थी। जागीर जो है सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली ज़मीन थी। और खालसा जो है सीधे बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली ज़मीन होती थी। अब हम देखेंगे कि मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली, वसूली प्रणाली जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बटाई और गल्ला बख्शी प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली थी, तहसाला प्रणाली थी, इजारेदारी ठेकेदारी प्रणाली थी, नक्श एवं कानून कुत
कानकुत प्रणाली थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 प्रकार की प्रणाली जो है भू राजस्व वसूली से संबंधित थी। पहला बटाई गल्ला बख्शी, दूसरा जब्ती, तीसरा दहसाला, चौथा इजारेदारी और पाँचवा नक्श या कानकुत प्रणाली। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे जी हाँ मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। तो मुगलकालीन जो स्थापत्य थे उनके बारे में देखेंगे। तो बाबर के द्वारा आगरा का मस्जिद बनवाया गया। जी हाँ, बाबर के द्वारा आगरा मस्जिद। अकबर के द्वारा बात करें तो आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल और अकबरी महल, ये जो है अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल। तो ये इतने जो हैं ये अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया। आगरा में आपका आगरा किला, जहांगीर का महल और अकबरी महल। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल। तो ये इतने जो है फतेहपुर सीकरी में आपके अकबर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा जो है अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जहांगीर के द्वारा जो है अकबर का मकबरा बनवाया गया सिकंदराबाद में। शाहजहाँ के द्वारा बात करें तो दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। तो इतने जो है ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल में और स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल है शाहजहाँ के शासनकाल में था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा की बात करें तो मोती मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। यह इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे मुगलकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। जी हाँ, प्रमुख पुस्तक के बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। पहली पुस्तक देखेंगे कि बाबरनामा या तुजुक बाबरी। जी हाँ, बाबरनामा या तुजुक बाबरी जो है बाबर के द्वारा लिखा गया। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा। ताजिल नासिर जो है हसन निज़ामी के द्वारा। तबकात अकबरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। तारीख़ शेरशाही जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा। आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम के द्वारा। कानून हुमायूनी जो है ख्वादम मीर के द्वारा। नुस्खा या दिलकुशा जो है भीमसेन के द्वारा। सियारुल मुख्तरीन जो है गुलाम हुसैन के द्वारा। इकबाल नामा या जहांगीरी जो है मोतिमद खान के द्वारा। शाहजहाँ नामा जो है इनायत खां के द्वारा। चहार चमन जो है चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। फुतुहात आलमगीरी जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा। खुलासत उत तारीख जो है सुजान राय भंडारी के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमारे मुगलकालीन से संबंधित हैं और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में। तो यहाँ आप लोगों को कुछ पुस्तकें हैं जो उनको याद रखनी है, जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, ये बाबरनामा हो गया बाबर के द्वारा। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा। ताजुल नासिर जो है ये भी हसन निज़ामी के द्वारा कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी तारीख़ शेरशाही जो है अब्बास शेरवानी के द्वारा। उसके बाद आपका शाहजहाँ नामा जो है इनायत खां के द्वारा, इसे भी पूछ लिया जाता है। और फुतुहात आलमगीरी जो है ये पूछा भी गया है ईश्वर दास सागर के द्वारा। और खुलासत उत तारीख जो है सुजान राय भंडारी के द्वारा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो हिंदू से संबंधित हैं, हिंदू जात से संबंधित। तो इस तरह आप इसे यहाँ ये ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास सागर नागर के द्वारा और खुलासत उत तारीख जो है सुजान राय भंडारी के द्वारा। तो हमने देख लिया। अब हम चलेंगे उत्तर मुगलकालीन शासक के बात करेंगे। जी हाँ, उत्तर मुगलकालीन शासक की बात करेंगे, कौन कौन से उत्तर मुगलकालीन शासक थे तो यहाँ हम देखेंगे। और आज यहीं से हम जो हमारी है आज लास्ट सेगमेंट है मध्यकालीन इतिहास का। जी हाँ, तो हम देखेंगे यहाँ पर मुगलकालीन शासक, उत्तर मुगलकालीन शासक थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब औरंगजेब 1707 में जब उसका मृत्यु होती है तो उसके बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठता है। जी हाँ, बहादुर शाह प्रथम जो है गद्दी पे बैठता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। तो यहाँ हमने देख लिया कि बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर आपका जहांदार शाह आता है जो कि 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। फिर आपका फर्रुखसियर आता है जो कि 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। फिर आपका रफ़ीउद्दौला आता है जो कि 1719 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह आता है 1719 से लेकर 1748 तक। फिर 1739 में ही नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जो कि मुगल शासक था। फिर अगला देखेंगे अहमद शाह जो है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक ने शासन किया। फिर आलमगीर द्वितीय आया 1754 से लेकर 1759 तक। और 1756-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ हमने देख लिया कि नादिर शाह 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया और आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में जो कि 1754 से 1759 तक, इसमें 1756-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में किया गया। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक
बाकी अकबर द्वितीय जो है 1806 लेकर 1837 ईस्वी तक। अगला देखेंगे बहादुर शाह जफर जो है द्वितीय 1837 लेकर 1857 ईस्वी तक। और तो इस तरह हमने देख लिया कि मुगल उत्तर मुगलकालीन शासकों में पहला जो शासक था बहादुर शाह प्रथम और आखिरी जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1837 लेकर 1857 तक था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि इसमें 2-3 शासक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोहम्मद शाह, जी हाँ, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में। फिर आपका आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से लेकर 1759 और इसी शासनकाल में 1556-57 में यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। फिर शाह आलम जो है द्वितीय था 1759 से 1806 में। बक्सर का युद्ध जो है शाह आलम द्वितीय 1764 के शासन इसी के शासनकाल में हुआ। और अकबर द्वितीय जो है 1806 से लेकर 1837। फिर बहादुर शाह द्वितीय जो है 1837 से 1857। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ उत्तर मुगलकालीन शासक थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो अब आज की क्लास मध्यकालीन इतिहास की आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो अब हम आगे शुरुआत करेंगे आधुनिक इतिहास से। जी हाँ, अब आधुनिक इतिहास की क्लास हम आप लोगों के लिए बीच में लेकर आएंगे। अगले क्लास में हम आपको आधुनिक इतिहास की क्लास पढ़ाएंगे। तो मध्यकालीन इतिहास जैसे कि प्राचीन इतिहास के 5 क्लास और 5 क्लास हमारी मध्यकालीन इतिहास से समाप्त हो गई है। आप लोग हमारी इस सीरीज़ से जुड़ के अपने जो है जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो अब अगले जो क्लास है हम आधुनिक इतिहास से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिटी, फिर आपकी ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे करके हम सभी विषयों के जो हैं महत्वपूर्ण जो जीके सेगमेंट है उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप इस यहाँ से करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे आधुनिक इतिहास के साथ। तब तक आप लोग हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोगों के बीच में शेयर करा करें यहाँ से। और यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरा अगर कर लेंगे तो आपका जो जीएस का सेगमेंट है 70 से 80% आपका कवर हो जाएगा। आप छोटी छोटी क्लास हैं, आप एक ही दिन में 8 से 10 क्लास भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और 2, 3, 4, 5 बार जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये रिवाइज होगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।